नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सियासत गर्म 24 में मोदी वर्सेस राहुल कंफर्म। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य में सितंबर से प्रस्तावित पदयात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इस संबंध में पार्टी मुख्यालय में सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस इस पदयात्रा में घर घर जाकर अग्निपथ योजना के नुकसान लोगों को बताएगी। पदयात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती दी है कि यदि अग्निपथ योजना इतनी ही युवाओं और देश के हित में है तो भाजपा के नेता इसके फायदे बताएं। एक तरफ जहां कांग्रेस भाजपा को घेरने के लिए पदयात्रा निकालने जा रही है तो दूसरी ओर भाजपा विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी। भाजपा ने 14 अगस्त को प्रदेश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा का तर्क है कि देश के बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता और बंटवारे में विस्थापित व जान गंवाने वाले लाखों लोगों के बलिदान व संघर्ष की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का फैसला किया है। इसके तहत हर जिले में मौन जुलूस और ऑडिटोरियम में फिल्में दिखाई जाएंगी और देश बंटवारे के दर्द को याद करते हुए ये दिवस मनाया जाएगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य से सितंबर से प्रस्तावित पदयात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इस संबंध में पार्टी मुख्यालय में सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कांग्रेस इस पदयात्रा में घर घर जाकर अग्निपथ योजना के नुकसान लोगों को बताएगी। पदयात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने भाजपा को चुनौती दी है कि यदि अग्निपथ योजना इतनी ही युवाओं और देश के हित में है तो भाजपा के नेता इसके फायदे बताएं। इसके साथ ही कांग्रेस इस पदयात्रा के सहारे स्थानीय मुद्दों को भी उठाएगी। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की ही तरह इस पदयात्रा से भी कांग्रेस को लाभ मिलेगा। आज जो बैठक हो रही है वो तो यात्रा के परिप्रेक्ष्य में है। बाकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है जो दिशा निर्देश देगी उसके अनुरूप जो है कोई हमारे साथी कार्य करेंगे। मैं कौन होता हूँ सुझाव देने वाला। कांग्रेस की यात्रा निकलने की जो तैयारियां चल रही हैं और जिसमें ऐसा अनुमान है कि राहुल गांधी जी इसमें प्रतिभाग करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे। देखिए, इस पे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यात्राएं निकाले, कांग्रेस का ये अपना आंतरिक मामला है, वो यात्राएं निकाले, कुछ करे, उनके अपने कार्यक्रम हैं। लेकिन हमारा इसमें सीधा ये स्पष्ट कहना है कि प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें जो खींचतान है, जो दड़ेबाजी है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है सिर्फ उठव्वल होती है, बयानबाजी होती है, अखबारबाजी होती है, उसको कहां तक राहुल गांधी जी रोक पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ जहां कांग्रेस भाजपा को घेरने के लिए पदयात्रा निकालने जा रही है तो दूसरी ओर भाजपा विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी। भाजपा ने 14 अगस्त को प्रदेश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा का तर्क है कि देश के बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। बंटवारे में विस्थापित व जान गंवाने वाले लाखों लोगों के बलिदान व संघर्ष की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का फैसला किया है। इसके तहत हर जिले में मौन जुलूस और ऑडिटोरियम में फिल्म दिखाई जाएगी और देश बंटवारे के दर्द को याद करते हुए यह दिवस मनाया जाएगा। भाजपा का आरोप है कि आज़ादी से ठीक एक दिन पहले साजिश के तहत भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया और पाकिस्तान के रूप में अन्य धर्म आधारित देश बनाया गया। विभाजन के नाम पर नफरत फैलाई गई। 14 अगस्त को देश का किया गया विभाजन मानव इतिहास में सबसे बड़े विस्थापन में से एक था, जिसमें 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और
जब हमारे दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश का जब बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद बंटवारे की दंश जिन लोगों ने झेला, जो हजारों लाखों लोग उस बंटवारे के दौरान मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसको व्यापक रूप से मनाने जा रही है। इसके तहत हमारे प्रदेश में 3 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है, अपने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी के नेतृत्व में, संयोजकत्व में, और इसी प्रकार से जिले और मंडल स्तर पर भी 3 सदस्य समिति का गठन किया जाएगा। आजादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, देश के लोगों ने, और जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी वो उस दौर के दर्द को जानते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके से हम लोगों पर अत्याचार किए, और अंग्रेज जाते जाते देश को विभाजन का दर्द दे गए, हम उसको नहीं भूल सकते हैं। लेकिन आजादी बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़े आंदोलनों के बाद, बड़े संघर्ष के बाद मिली है। उस आजादी को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन देश की विभाजन की बात को अगर हम एक ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत अगर मनाते हैं या हम किसी वर्ग विशेष को इसका दोष देते हैं तो निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक संदेश नहीं जाएगा। आज संदेश प्यार का, प्रेम का, एकता का देने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सभी लोग ये संदेश देने का प्रयास करेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस भाजपा को घेरने के लिए पदयात्रा निकालने जा रही है, तो दूसरी ओर भाजपा विभाजन विभीषिका दिवस बनाकर एक बार फिर कांग्रेस को घेरने की तैयारी कर रही है। सवाल यह है कि क्या दोनों दलों की ये घेराबंदी जनता के दिलों में जगह बना पाएगी? क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत और उसके बाद संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी बीजेपी पर फिर भारी पड़ने वाले हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और जहां पर राहुल गांधी की आज संसद में सदस्यता बहाल हुई और राहुल गांधी संसद पहुंचे, तो वही दूसरी तरफ उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा का आह्वान किया जा रहा है। सिर्फ पदयात्रा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल होंगी और इस यात्रा के कई सियासी मायने हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर कांग्रेस अपने आप को उत्तराखंड में मजबूत करना चाहती है और इसी कड़ी में राहुल गांधी भी उत्तराखंड पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड पहुंचेंगी। अगर हम बात करें तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है और विभाजन को याद करते हुए ये उत्सव के इसे मनाया जाएगा। साथ ही साथ उत्सव के रूप में तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा था कि कई लोगों के घर अलग अलग बंटवारे में चले गए या बहुत सारी चीज़ें उस दौरान देखने को मिली थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं इसे मनाया जाएगा। अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से, तो देखिए कांग्रेस में ये लगातार कहा जा रहा है कि उसमें गुटबाजी हो रही है और केंद्रीय नेतृत्व को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जो गुटबाजियाँ हैं उसे कम किया जाए ताकि उत्तराखंड कांग्रेस जो है वो मजबूत हो सके। तो वही बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के भी अपने अलग अलग प्लान से बीजेपी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जन आंदोलन चला रही है, जहां पर सरकार द्वारा जो काम किए गए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण तो है ही और उसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत आशीष नौटियाल जी मैं आपसे करूंगी, क्योंकि आज राहुल गांधी संसद पहुंचे, उनकी सदस्यता को बहाल किया गया। एक अलग उत्साह, अलग खुशी जो है वो कांग्रेसियों में देखने को मिल रही है। इस पर भी रिएक्शन चाहूंगी। साथ ही साथ जो पदयात्रा का प्लान है कांग्रेस का, उसको लेकर भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, आज सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि राहुल गांधी जी को संसद से बाहर कर दिया जाए, हमें जो देश के लिए जो आदमी बोलता है, जो देश के लिए सोचता है, जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, उसको आदमी को ही संसद से बाहर कर दो, बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। और जो आज फैसला आया, आप देखिए किस तरह का फैसला आया। क्या कहा जज ने पूछा कि क्या सजा 1 महीने कम की नहीं हो सकती थी? इसका मतलब सीधे सीधे है कि आपका मतलब सजा से नहीं था,
आपका मतलब राहुल गांधी जी को संसद से बाहर करने का था और वही काम आप लोगों ने किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही आया है। आज दोबारा से राहुल गांधी जी गरीबों की आवाज उठाने के लिए संसद भवन के अंदर गए। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं कि आज देश के अंदर आपकी आवाज उठाने वाला एक व्यक्ति जो दृढ़ता के आशीष साथ जी, बोलता लेकिन है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो भी कोर्ट का फैसला था, ये भी कोर्ट का फैसला है, तो फिर वो बिल्कुल कोर्ट का मैडम। फैसला माने क्यों नहीं और ये फैसला माने क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों हुआ, 1 साल 11 महीने की सजा क्यों नहीं दी गई? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो नहीं कहा कि आप 2 साल की सजा नहीं दे सकते थे। उन्होंने ये भी तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये सजा कम की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि 2 साल की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे कहने से कोई बात नहीं कहेंगे, उन्हें जो सही लगेगा वो कहेंगे। एक सोचनीय विषय है मैडम, आप खुद बताएं। और आप क्या ये 2 कहना साल चाहते हैं कि 24 महीने निचली अदालत और हाई कोर्ट हमारे कहने से काम करेगा? वो भी तो अपने ही सोच समझ के हिसाब से काम करेंगे ना। तो समझने वाले जो उसके समझ लिए सकते हैं वो उसके लिए समझें। बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार हम- कैसे? इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, समझने वाले जो है उस बात को समझें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष है, उन्हें संसद भवन से बाहर निकाला जाए, वो मंशा में वो नाकामयाब हुए। आज वो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है इंडिया नाम के शब्द से कि इंडिया नाम के शब्द ही क्यों ले रहे हैं, इंडिया पे तो हमारा अधिकार हो गया। ये जिस तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आज इंडिया नाम के सबसे डरे हुए हैं। और अब बताएं किस तरीके की ये लोग यात्रा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को तोड़ा कांग्रेस ने। अरे कांग्रेस ही तो पार्टी है जिसने देश आजाद कराया, कांग्रेस ही तो पार्टी है। इंदिरा गांधी तो वो है जिन्होंने भारत से बांग्लादेश को जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराया। और आप बात कर रहे हैं कि हम लोग तोड़ने वाले हैं, हम लोग जोड़ने वाले हैं। तोड़ने वाले तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जो आज भी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप देखिए मणिपुर हिंसा की आग आज कहां तक फैल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार के अंदर ही काम हो रहा है। रही मैडम हमारी यात्रा की बात, हमारी यात्रा निश्चित निकलेगी और यात्रा में राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रिया गांधी जी भी आएंगी और हम जनता को बताएंगे, उत्तराखंड की जनता को, कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल के अंदर क्या काम किया है और केंद्र में क्या काम किया है, किस तरीके से अग्निवीर योजना के अंतर्गत युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। आप बताएं मैडम, 6 महीने की ट्रेनिंग देके बच्चों को आप बॉर्डर में हथियार चलाने के लिए भेज रहे हैं। आप बताएं उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक आप सिर्फ कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो उसके लिए भी आपको 2, 3, 4 साल का समय चाहिए होता है, और आप हथियारों की ट्रेनिंग लेके एक बॉर्डर में बच्चों को भेजने की साजिश कर रहे हैं। हम उस अग्निवीर योजना की कमियां भी बताएंगे। हम जनता को ये भी बताएंगे कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस तरह अंकिता हत्याकांड किया गया और उस अंकिता हत्याकांड में किस तरह वीआईपी को बचाया जा रहा है। जनता को ये बात भी बताएंगे, विधानसभा घोटाला भी बताएंगे और ये भी बताएंगे किस तरह से युवाओं ने जब रोजगार मांगा तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने उन्हें डंडे मारने का काम किया। ये भी जनता के पास तक बताएंगे। किस तरीके से जनता को गुमराह करने के लिए यूसीसी कानून की बात करते हैं, पर जब उत्तराखंड भू कानून मांगता है तो भू कानून की आप बात नहीं करते। उत्तराखंड के युवाओं के लिए रोजगार की बात नहीं करते। उत्तराखंड के अंदर आज आपने जो बोर्ड लगाए हैं 2 साल बेमिसाल, किस बात के बेमिसाल? ठीक है युवा आपसे- आशीष जी, मैं वापस आऊंगी, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। संगीता जी, जी अच्छी जी, एक और जहाँ पर उत्तराखंड की ये जो पदयात्रा है कांग्रेस की, और मुझे लगता है अब तो चूंकि गठबंधन का साथ है तो आप भी उसी में सम्मिलित हैं, और अगर हम बात करें तो ये पदयात्रा से कितनी उम्मीदें हैं, पदयात्रा का कितना असर है, साथ ही साथ ये जो विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर भारतीय जनता पार्टी मनाना चाहती है, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगे। देखिए अच्छी जी, बीजेपी ने कभी भी जोड़ने का काम नहीं किया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो वोट डालो और राजनीति करो, जो अंग्रेज करते आए और अंग्रेजों ने भारत को इतने साल तक गुलाम बना करके रखा। और जब आज हमारा देश स्वतंत्र है तो हम इस बात की खुशी मनाएं कि देश स्वतंत्र हुआ और आज हम स्वतंत्र हुए देश में सांस ले रहे हैं, या ये बताया जाए कि विभाजन करके टुकड़े टुकड़े किस तरह हुए, और जो आज की युवा पीढ़ी है उसे अच्छी बातें बताने के बजाय एक नकारात्मकता दी जाए। तो इन दोनों ही बातों में बहुत फर्क है। और देखिए जो विभाजन हुआ, अगर आज भी हम कश्मीरी पंडितों की बात करें या जो है, तो उन्होंने बीजेपी ने आज तक उनके लिए क्या किया? तो देखिए बीजेपी एक गरगलाने का काम करती है, बीजेपी धरातल पर काम करना नहीं चाहती। आज यशी जी इनके पास मुद्दे नहीं है क्योंकि जनता त्राहिमाम है। जनता आज महंगाई पर बात कर रही है, आज युवा रोजगार पर सवाल खड़ा कर रहा है, आज महिलाएं चिकित्सा पर सवाल खड़ा कर रही है, महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, क्योंकि मणिपुर में जो हुआ और भी राज्यों में हमने देखा
तो आज इनके पास जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो ये नई नई एक चीजें लेकर के आ रहे हैं कि किस तरह से देश को बरगलाने का काम किया जाए और राजनीति की जाए। लेकिन देखिए, जनता बहुत समझदार है यशी जी। 9 साल का एक लंबा समय जनता ने दिया और बहुत सारा प्यार दिया, एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि हमने कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार दी, चाहे वो मणिपुर हो चाहे उत्तराखंड हो। हम उत्तराखंड में देखें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हमने आप ही के चैनल में कई डिबेट की, हमने शिक्षा पर कई डिबेट की। तो यहाँ ना तो मूलभूत सुविधाओं के नाम पर शिक्षा में कुछ हुआ, न स्वास्थ्य में कुछ हुआ, न रोजगार के क्षेत्र में कुछ हुआ। हम मणिपुर में देखें, डबल इंजन की सरकार वहां की जनता ने दी, वहां क्या हाल है। 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और महिलाओं पर तो मैं बात करूं तो रूह कांप जाती है। तो देखिए, जो डबल इंजन की सरकार में जनता ने उम्मीद की थी उससे उलट जाकर के इन्होंने काम किया और लोकतंत्र की लगातार हत्या करने का काम किया, तानाशाही का काम किया। चाहे वो दिल्ली का सेवा बिल हो, फिर चाहे माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता हो। यशी जी देखिए, इनके भी तो जो विधायक हैं, रामचंद्र कटेरिया जी इटावा से सांसद हैं, उनको भी 2 साल की सजा हुई। क्या 24 घंटे में उनकी सदस्यता रद्द की गई? अगर तराजू की बात करते हैं तो तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी की 2 साल की सजा में 24 घंटे का समय नहीं लगा और उनकी संसद की सदस्यता को रद्द किया जाता है, तो फिर रामचंद्र कटेरिया जी पर भी सवाल उठता है कि जब उनको 2 साल की सजा हुई। वैसे सांसद रामशंकर कठेरिया को राहत मिल गई है। अभी अभी ब्रेकिंग चल रही है कि जिला कोर्ट से रामशंकर कठेरिया को राहत मिली है। सहमत हूँ, नहीं जब राहत मिली है उसके बाद, लेकिन क्या 24 घंटे में वो काम हुआ यशी जी? इस पर भी सवाल खड़ा होगा। आज जब राहुल गांधी जी को राहत मिली तो संसद की सदस्यता बहाल हुई, तो क्या उनकी 24 घंटे में सदस्यता नहीं जानी चाहिए थी? तो देखिए, अपनों को बचाने का काम इनका है कि एक हाथ बगल में राम और बगल में छुरी वाला इनका हिसाब है। कि एक तरफ ये जो अजीत पवार जी को हमने देखा कि लगातार 17,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे, उनकी पत्नी का नाम भी उसमें सम्मिलित था और इन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का। और जब वहां सरकार बनाने की बारी आई तो उन्हें ही गले लगा लिया और उप मुख्यमंत्री बना लिया। तो ये जो भी जनता ये सब कुछ देख रही है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है, इनकी पार्टी में आ जाओ तो सारा भ्रष्टाचार ठीक है, दूसरी पार्टी में आप रहोगे तो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहेंगे। तो आज जनता सब समझ गई कि ये झूठ बोल करके सत्ता में आने वाली सरकार है, इनके अपनी कोई नीति और नियत नहीं है, इनके अपने कोई नियम नहीं है जिस पर ये इन्होंने काम किया हो। तो झूठ का किला जो है वो बार बार यशी जी खड़ा नहीं होता, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के हम पहले के और आज के भाषणों को जब सुनते हैं और देखते हैं तो ताज्जुब होता है कि कोई व्यक्ति इतना झूठ भी बोलता है जो देश के इतने ऊंचे पद पर हो। और आप देखिए कि जब बारी आती है कि मणिपुर पर बोला जाए तो बोला नहीं जाता, विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव तक लाना पड़ता है। और मन की बात करने की बारी आती है तो आप घंटों बुलवा लीजिए, फिर आप घंटों बुलवा लीजिए, क्योंकि उसमें मन की बात होगी, ढंग की बात नहीं होगी और जनता को नहीं सुना जाएगा, उस काम की बात नहीं होगी। लेकिन आज ये जनता 9 सालों में सारा कुछ यशी जी देख चुकी है कि उनको क्या चाहिए था। 30% तक महंगाई बढ़ जाना, आटा दाल चावल के दाल 30% तक बढ़ जाना, तो जनता ने बहुत कुछ झेल लिया यशी जी। अब जो 2024 में होगा ये कुछ भी कर लें, लेकिन ये जिस तरह से दंगों में देश को धकेलने का काम कर रहे हैं, मणिपुर पूरा इन्होंने जला के राख कर दिया, तो ये सब जनता के सामने है। जनता अच्छे चश्मे से, अच्छे से सही लोगों को चुनेगी और सत्ता में सही लोगों को लेकर के आएगी। ठीक है, अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका। आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई, विपक्ष के पास बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो उत्तराखंड में भू कानून को लेकर हो, स्थायी राजधानी को लेकर हो, पलायन को लेकर हो, भू माफियाओं को लेकर हो, खनन माफियाओं को लेकर हो, या फिर यहाँ पर जो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, नेटवर्किंग को लेकर, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रही, ये तमाम मुद्दे अभी भी उत्तराखंड में जस के तस हैं और विपक्ष इनको भुनाने में लगा हुआ है। भाजपा जो है वो विभाजन विभीषिका दिवस थी उसे मनाने पर जोर दे रही है, ठीक है, लेकिन जनता जो है वो अपने मुद्दों को ज्यादा महत्व देगी, या आपको लगता है कि विभाजन विभीषिका से काम चल जाएगा? अनम्यूट कीजिएगा। संजीव जी की आवाज नहीं आ पा रही है। संजीव जी अनम्यूट कीजिए एक बार फिर से प्लीज।
संजीव जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है और संजीव जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। संजीव जी आपको हम वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। अरुण शर्मा जी, एक और जहां पर भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका दिवस मनाने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पदयात्रा निकालने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद ये पदयात्रा, ये कितना इफेक्ट करेगी कांग्रेस में, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड की कांग्रेस के लिए ये कितनी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है, मैं ये समझना चाहूंगी। देखिए यशी, कांग्रेस में आज एक नई ऊर्जा आई है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई है। और निश्चित तौर पर देखिए, हम उस टाइम भी डिबेट में थे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, और तमाम लोग, खासकर कांग्रेस के हमारे बंधु, ये आरोप लगाते थे यहाँ बैठ के कि मीडिया उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहा है, प्रॉपर कवरेज नहीं दे रहा है। तो ठीक है संजीव जी, आपकी आवाज आ रही है, वापस आएंगे आपके पास। अरुण जी, लेकिन देखिए सीधी सी बात है, जनता से जुड़े हुए जो भी चीजें होंगी उनका एक फर्क पड़ता है। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी, लेकिन अब वो विभाजन विभीषिका दिवस मुझे लगता आउटडेटेड हो गया मामला, क्योंकि बहुत सारी चीजें चली गई। देखिए कहीं ना कहीं ये देश के 65% से ज्यादा जो मतदाता हैं वो युवा हैं, और कहीं ना कहीं उनसे जुड़ते हुए मामलों को अगर लेकर मैदान में उतरा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। और देखिए कांग्रेस की पिछली जो 3000 किलोमीटर की यात्रा हम देख रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, उसका असर था, एक असर हुआ था, और कई जगह पर उनको उसका फायदा हुआ था। और अब क्योंकि नवंबर में कई स्टेट में चुनाव होने, मध्य प्रदेश में है, बड़े स्टेट है जो राजस्थान में है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में है, तो उसके कई है, तो कहीं ना कहीं ये यात्राएं होती है, कहीं ना कहीं वो जो जनता होती है उसे लामबंद करके, और खासकर जो अपने फेवर के वोटर होते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की यात्रा, ये भाजपा वालों को तो लामबंद नहीं करेंगे, तो अपने जो वोटर इनके बिखरे हुए हैं और जो किन्हीं कारणों से इधर उधर छितर जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं लामबंद करने में कामयाबी हासिल होगी, मेरा ये मानना है। और देखिए आने वाला समय, अब क्योंकि नवंबर में इन 3-4 स्टेट के चुनाव है, और नवंबर में उत्तराखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव है, और उसके बाद मई में हम लोकसभा चुनाव में हम लोग मैदान में होंगे, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का असर उस समय देखने को मिलता है। जी ऐसी। ठीक है, संजीव वर्मा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस और जो मैंने तमाम बातें आपसे कही थी उनका जवाब। संजीव जी सुन पा रहे हैं आप? संजीव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? संजीव जी आवाज मिल रही है? जी जी जी, अपनी बात को पूरा करें आप। आवाज मिल रही है जी? जी संजीव जी, अपनी बात को पूरा करिए आप। आवाज नहीं मिल रही है आपकी। आशीष नौटियाल जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए मैडम, अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज बताई, तो मैं इसमें बताना चाहूंगा, देखिए बीजेपी ज्वाइन करना ही एक बहुत बड़ी राहत है। अगर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आप पूरे लाइसेंस है आपके पास, आप कुछ भी गलत काम करें सरकार आपको बचा लेगी। जिस प्रकार उत्तराखंड के अंदर हत्याकांड है, वीआईपी को बचा दिया, ये हर जगह बचाते हैं। देखिए जिसने गलत काम करना है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ऐसी डुबकी है, जहां जाके लगाए और आप शुद्ध हो जाए, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। दूसरा मैडम, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के इस जो ये निकाल रहे हैं यात्रा, इसका सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी मैडम तोड़ने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ये नफरत फैलाने की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से किस तरह लोगों की नफरत बढ़े, इस बात की राजनीति करती है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए ये किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, चाहे कोई हमला करवाने की बात हो, चाहे कुछ हो। अभी अगर आपने एक न्यूज सुनी होगी, जो वहां के पूर्व राज्यपाल थे कश्मीर के, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस से ऐसी भी सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या मंदिर पे भी हमला करा सकती है 2000 चुनाव से पहले। तो किसी भी स्तर तक ये लोग गिर सकते हैं, और जिनका काम है
कि किस तरह से लोग किसी से नफरत करें। आप देखिए मैडम, इनकी नफरत की वजह से आज मणिपुर जल रहा है, पर प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। जब पूरा संसद मांग कर रहा है कि हमें मोदी जी का बयान चाहिए, मोदी जी इस पे सफाई दें, तो मोदी जी वहां पे नहीं, मौन व्रत रख लेते हैं। और जहां पर कुछ सुनने वाला, जहां पर कोई बोलने वाला नहीं है, वहां पे आप मन की बात करके लोगों को पकाने का काम करते हैं। जिसने आपकी मन की बात सुननी थी उसने सुनी नहीं, और जनता को आपने मन की बात सुना सुना के पका दिया। जनता परेशान है आपकी मन की बात से। तो मैडम, ये सब भारतीय जनता पार्टियों के हथकंडे अब जनता पहचान चुकी है, जनता समझ चुकी है। हर जगह मुखी इन्होंने खाई है। चाहे आप काले धन में देख लें, काले धन का किस तरह इन्होंने प्रचार प्रसार किया, काला धन नहीं लेके आ सकते। अपने स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी में ये लोग फेल हुए। गुजरात मॉडल आज तक ये बता नहीं सकते क्या है। तो जनता इन पे विश्वास किस चीज पे करे? ऐसी कौन सी इनकी योजना थी जो सक्सेस हुई? अभी आप ये जो हर सर घर क्या योजना है इनकी, उस पे भी जो बजट था वो बजट भी खत्म कर दिया, वो भी किस्त नहीं आ रही। तो ये कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं। 2023 तक हर किसी को अपना मकान मिलेगा, मोदी जी कहते थे, वो बात इनकी झूठी हो गई। अब जनता मैडम देख रही है, और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से बार बार चीजों को रिपीट किया जाता है। परसों मैं एक चीज प्रधानमंत्री मोदी जी के 4 वीडियो देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाई है। अगले में बोल रहे थे मैंने चाय बेचकर खाया है। किसी में कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ये मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मिल रही है संजीव जी। इनकी इन यात्राओं से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चाहे किसी तरीके की यात्राएं निकालें, ये तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो करेंगे, अपना घर घर जाके बताएंगे कि हमने क्या काम किया। बताएं मैडम, जिसने योजनाएं बनाई, जिन्होंने योजनाओं का लाभ लिया, उनको बताना पड़ेगा हमने तुम्हारे लिए ये योजनाएं बनाई। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इनकी सारी योजनाएं किताबी योजनाएं थी, किताबों में योजनाएं थी, धरातल पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए जगह जगह जाकर ये लोग बताना चाहते हैं कि हमने आपके लिए योजना बनाई थी, उसका लाभ आप नहीं दे पाए तो उसमें आपकी गलती है। जिस तरह आज बाजारों के अंदर बड़े बड़े आशीष जी, मैं वापस आऊंगी। अनिल थपलियाल जी वरिष्ठ के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, अपनी बात को पूरा करें आप। संजीव जी अनम्यूट कीजिएगा। आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपको आ रही है? जी जी, अब आ रही है। यशी जी, यार दरवाजे बंद करो। यशी जी देखिए, जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते तो लोकतंत्र की जीत, चुनाव हारे तो ईवीएम का ऊपर ठीकरा फोड़ना, ईवीएम खराब। जब न्यायालय में या कहीं पर भी इनके पक्ष में कोई फैसला आता है तो न्याय की सत्यमेव जयते, और यदि ये लोग हारते हैं तो हारने के बाद क्या है कि न्यायालय के ऊपर उंगली उठाना। इसी प्रकार मणिपुर के ऊपर और राज्य मौन, पश्चिम बंगाल के ऊपर मौन, और अभी मेरे मित्र बड़े बड़े ढोल पीट रहे थे। तो आप ये बताइए, आपके शासन काल में जिस समय आपकी यूपीए की सरकार, उस समय तो पूरी तरह से आप पूरी तरह से नॉर्थ स्टेट है आइसोलेटेड पूरी तरह से। जब कोई गलत बात बोलता है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है, जिस प्रकार संजीव जी की आवाज सुनाई देती है। झूठ 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 ऐसे ही होता है। नहीं यार, संजीव जी का शायद कुछ नेट प्रॉब्लम कर रहा है। संजीव जी को फोन लाइन पे जोड़िए प्लीज। संजीव जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, आपका नेट इशू बहुत ज्यादा है। संजीव जी को हो सके तो फोन लाइन पे जोड़ने की कोशिश की जाए। अन्यथा थपलियाल जी अपनी बात को पूरा करेंगे आप। यहाँ पर कांग्रेस जो है वो पदयात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका दिवस मनाना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां जो है वो जोर शोर पे शुरू है। क्या कुछ कहना चाहता है? अनिल थपलियाल जी, आप अनम्यूट कीजिएगा। अनिल थपलियाल जी अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ जी हाँ जी। नमस्कार मैम जी।
एक्चुअली क्या है कि अभी शोभा यात्रा, कभी भारत जोड़ो यात्रा, तो कभी किसी की कोई पद यात्रा। ये 2014 जो लोकसभा चुनाव है इसकी सॉरी 2024 की जो लोकसभा चुनाव की यार तैयारी जरा ऑडियो से कनेक्ट करवा दो यार। आप कंटिन्यू करिए अनिल जी। तो वो तैयारियां इनकी चल रही है। दूसरी बात यह है कि मुद्दे की और उत्तराखंड के सरोकारों को लेकर के या उत्तराखंड की चिंता इनको है नहीं कि किस प्रकार से उत्तराखंड का विकास किया जाए। यात्राएं और शोभा यात्राएं ये निकलती रहेंगी। और रहा, कल मैं परसों देख रहा था कि बहुत अच्छी बात है, हम भी अग्रिम बधाई देंगे राहुल गांधी जी को कि उनको सजा से मुक्ति मिली है और उनकी सांसदी बहाली हुई है। लेकिन ये जो बार बार बोलते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है, तो लोकतंत्र कहीं भी इसमें नहीं आता है। लोकतंत्र के उसके सदस्य थे, लेकिन जीत किसी की नहीं हुई है। जीत हारना ये अमर्यादित शब्दों का प्रयोग था। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, वो कोर्ट में गया मामला। तो इसमें इतना बड़ा जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, और न ही, क्योंकि न्यायालय सर्वोच्च है और उसका जो अनिल जी विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की जरूरत है क्या? ये मनाने की जरूरत आपको लगता है कि बीजेपी को है? ये तो कांग्रेस की बात हो गई। इससे बेहतर है कि ये राज्य की ठोस योजनाओं के लिए जो लोकसभा में जनता के सामने जाएंगे, सॉरी 2024 में जनता के सामने जाएंगे, तो एक ठोस मुद्दे लेके जाएं। हम करेंगे क्या? अब इनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, चाहे वो पूर्व सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। अभी आपने देखा होगा बीच में क्या हालत हो चुकी है प्रदेश की। ऐसे संकट में घिरा हुआ प्रदेश, अब जाकर के इनको सुध आई है कि हमें ऋण लेना है। वो लोन लिया है, लोन लेकर के आप पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है उत्तराखंड। उस कर्जे को तो आप दे नहीं पाए, उसके बाद आप और कर्जा लेके आ गए। अब एक बच्चा जब जन्म लेगा तो 1 लाख पे पहले था, अब 1.5 लाख से ऊपर वो कैलकुलेशन करे तो जा रहा है कर्जे में। कुल मिला के ये है कि अगर ऋण लेकर के सरकार को राज्य का विकास करना है, और जो पूर्व में लिया गया उसको तारने के लिए, उसको निकालने के लिए, और सरकार में कोई रिसोर्स, इनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है अर्निंग के। इनके पास केवल एक्सपेंसेस के रास्ते हैं, अर्निंग के कोई रास्ते नहीं है। तो 2024 का जो निर्णय लेगी वो जनता लेगी, चाहे किसी को बरी करे कोर्ट, चाहे ये पथ यात्रा निकाले, रथ यात्रा निकाले, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, भारत आंदोलन जोड़ो यात्रा निकाले, कोई भी यात्रा निकाले, लेकिन 2024 का फैसला जनता के हाथ में है, जनता देगी। और एक क्षेत्रीय दल का सदस्य होने के नाते मैं ये कहूंगा कि यूकेडी हमेशा जनता के हित में रहा, जनता के मुद्दों के लिए लड़ा है। जब आंदोलन हुआ तब भी शीर्ष पर रह करके यूकेडी ने अपना नेतृत्व किया है, और आज भी यूकेडी तैयार है। जो दल अच्छा काम करेगा, जो कोई किसी की भी सरकार हो, किसी प्रकार का भी राज्य सरकार के हित में फैसला हो, उसका समर्थन हम करेंगे। लेकिन जब हमें लगेगा कि 22 वर्ष पूर्ण हो गया और 23 वर्ष, चलिए ठीक है अनिल जी, मैं वापस आऊंगी। संजीव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? 24 वर्ष जी आ रही है जी। संजीव जी अपनी बात को पूरा करिए आप। ठीक है अनिल जी कुछ नहीं होने वाला। वापस आती हूँ मैं आपके पास। अनिल जी, संजीव जी। जैसे जी जिस तरह से मैंने जैसे जी मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? हाँ जी। जैसे जी मैंने जैसे पहले आपसे बोला, जो बातें कांग्रेस के पक्ष में हो तो उसमें तो ये लोग जय जयकार करते हैं, और जो चीज इनके पक्ष में नहीं होती उसके ऊपर ये लोग उंगली उठाने का काम करते हैं। चाहे इलेक्शन में हार जीत की बात होती है, जब इलेक्शन में ये लोग जीतते हैं, कर्नाटक में जीते तो लोकतंत्र की जीत, और जब उत्तराखंड में हारे तो ईवीएम के ऊपर सवाल। और उसी प्रकार से अभी जिस तरह से राहुल गांधी जी के अपना चुनाव में रोक लगी, सजा के ऊपर रोक लगी, तो उसका ये लोग इस तरह से जश्न मना रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि ये इनके हाथ लग गई हो, इन्होंने बहुत बड़े कीर्तिमान कोई स्थापित कर दिए हो।
श्रीमान जी, सजा पर केवल रोक लगी है, बरी नहीं हुए हैं, दोष मुक्त नहीं हुए हैं और मामला भी लंबित है। उसमें कुछ आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय 2 साल की सजा न्यायालय ने घोषित करी थी, तब इन्होंने न्यायालय के ऊपर सवाल खड़ा किया था। आज ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की विजय हुई है। मणिपुर के ऊपर ये लोग पूरे देश भर में शोर मचा रहे हैं, जबकि राजस्थान में जहां रोजाना 17 बेटियों के साथ रेप की घटनाएं होती हैं, ये ऑफिशियल आंकड़ा है, ये ऑफिशियल आंकड़ा है यशी जी। वहां पर ये लोग पूरी तरह से मौन है। पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से मौन है, झारखंड में पूरी तरह मौन है और छत्तीसगढ़ में पूरी तरह मौन है। तो कांग्रेस पार्टी को के साथ बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। जो चीजें इनके पक्ष में होती है उसकी जय जयकार, जो पक्ष में नहीं होती उसके लिए ये लोग इस तरह का शोरबाजी करते हैं। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, शिक्षा के ऊपर बात हो रही थी, स्वास्थ्य के ऊपर बात हो रही थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2017 में जब कांग्रेस की यहाँ से सरकार गई थी, उस समय मात्र 924 डॉक्टर पूरे उत्तराखंड के स्वास्थ्य बेड़े में थे। आज वो संख्या 2775 है। शिक्षा का स्तर जो हमारे सरकार में बढ़ा है, आज नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है। यूजीसी की ओर सबसे पहले कदम बढ़ाने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है। आपके राज्य में जिस समय आपकी सरकारें थी उस समय तमाम भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुआ करती थी, लेकिन आप उसके ऊपर कंबल चादर ढकने का काम करते थे। आपने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि युवाओं को उनका अधिकार दिलाया जाए, युवाओं का के जो भविष्य से जो नकल माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारी सरकार ने कठोर से कठोर जो नकल विरोधी कानून बनाया है, उसके चलते आज जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सारी पूरी तरह से नकल मुक्त हो रही हैं, पूरी तरह से फ्री एंड फेयर हो रही हैं। आज युवा का एक विश्वास जगा है। तीसरी बात, ये लोग बार बार एक बात करते हैं बेटी अंकिता को लेकर। तो यशी जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बेटी अंकिता को न्याय दिलाने की दिशा में सबसे पहले जो हम लोगों ने कार्यवाही करी, मात्र 24 घंटे के भीतर उसके जो 3 आरोपी थे, तीनों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमने किया। उनकी तमाम संपत्तियों को कुर्क करने का काम हमने किया। उन पर गैंगस्टर लगाने का काम हमने किया। और बात रही युवाओं को रोजगार की, बात रही युवाओं के रोजगार की, तो स्वरोजगार की सबसे ज्यादा योजनाएं हमारी सरकार में लागू हुई हैं। चाहे आप होम स्टे की योजनाएं देखें, चाहे जैविक खेती की देखें, चाहे सोलर की देखें, चाहे हॉर्टिकल्चर की देखें, चाहे पॉली हाउसेस की देखें, चाहे डेयरी फार्मिंग की देखें। ये इसका बखान तो आप जैसे भी करते ही रहते हैं और ये सारी चीजें हमें मालूम है, लेकिन विपक्ष तो उन्हीं मुद्दों को उठाएगा ना जो आपने नहीं किए। आपने भू कानून को सख्त नहीं किया। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। आपने स्मार्ट सिटी का क्या हाल है? स्मार्ट सिटी को लेकर तो कितने सवाल उठते हैं आए दिन। जैसी जी गलत बात, मैं अपनी बात जो हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं आप उनको नहीं सुनेंगी। आप विपक्ष के जो अनर्गल आरोप है उनको आप तवज्जो देंगी, ये तो सही नहीं हुआ ना। संजीव जी, भू कानून आपको अनर्गल आरोप लगता है? मुझे बताइए जरा। पलायन का मुद्दा आपको अनर्गल बातें लगती है? बताइए जरा। स्थायी राजधानी, एक सेकंड, स्थायी राजधानी का मुद्दा आपको अनर्गल बयानबाजी लगता है? यशी जी देखिए, पलायन को रोकने की दिशा में जो होम स्टे योजना है हमारी, पलायन को रोकने की दिशा में बहुत कारगर साबित हुई है। जो जैविक खेती, सोलर खेती, जो सोलर प्लांट्स हम लोग लगा रहे हैं, ये सभी पलायन को रोकने की दिशा में आशीष जी, इसके बाद मैं अन्यथा थपलियाल जी आपके पास आती हूँ। आशीष जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। अभी संजीव भाई ने बहुत मैंने जितनी आपको योजना बताई, ये सारी, लेकिन अंकिता हत्याकांड में ये बात बताना भूल गया कि सबसे पहले सबूतों को मिटाने का जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनके उस जगह पर आग लगाई आपने, ये आपने नहीं बताया। ये दो भी तो उपलब्धि आपकी थी। जब इतनी बातें आपने बता दी तो ये भी बताना चाहिए था आपको कि हमने बुलडोजर चलाया, उस जगह पे सबूत मिटाए।
हमने उस जगह पे आग लगाई और सबूत मिटाए, ये बात भी आपको बतानी चाहिए थी। आपका महिला मंडल संगठन जो है आज सड़कों पे निकल के बाहर आ रहा है इतने सालों बाद। क्या एक बेटी के न्याय के लिए सड़क पे नहीं आ सकता था? क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्हें पता था इसके पीछे जो वीआईपी है जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता है, इसलिए आज एक बेटी की फिक्र न करते हुए अपनी राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सड़कों पे निकलने को तैयार नहीं है। कैसी बात कर रहे संजीव भाई, एक इंसानियत भी कोई चीज है। आज आप बताएं, आपने कृषि बिल बनाया, आपने कृषि बिल बनाया और फिर उसको हटाया। आपको इसको बनाना था कि उसको हटाना था? आप इस बात को क्यों नहीं करते जनता के सामने? चलिए आशीष जी और संजीव जी रुकिएगा, आशीष जी और संजीव जी, आशीष जी और संजीव जी रुकिएगा, अन्य थपलियाल जी। यसी जी, मेरा कहना ये है कि इनके पास किसी भी सरकार, किसी भी दल के पास जिस सरकार बनी हो, उनके पास 3 चुनौतियां हमेशा रही हैं, जो कि मैं प्रत्येक एक डिबेट में कहा। अभी संजीव जी ने कहा है, बीजेपी के संजीव जी रुकिए कि जरा, अपने पलायन पे अंकुश लगाया है। ये भी बताना चाहिए। संजीव जी रुकेंगे जरा आप प्लीज, अन्य थपलियाल जी। इनके पास 3 चुनौतियां, जो भी सरकार बनी हो, चाहे पूर्व में रही हो चाहे वर्तमान में रही हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 चुनौतियों में से किसी भी एक चुनौती पे ये खरे नहीं उतरे हैं, चाहे वो पूर्व सरकार रही वर्तमान। जहां तक अभी माननीय प्रवक्ता बीजेपी कह रहे थे कि पलायन पे हमने अंकुश लगाया है, तो बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू रहा है पहाड़ से पलायन का। और पलायन एक ऐसा मुद्दा है इनके पास, पलायन, आपदा और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, जो अभी तक पूर्ण रूप से दुरुस्त नहीं हुआ है। हालांकि इन्होंने 10% सब में बढ़ोतरी की है, अच्छा कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि काम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से लक्ष्य इन्होंने तय किए थे, जब दूसरी बार भी प्रचंड बहुमत बन के सरकार बनाई थी भाजपा ने, तो तब भी लोगों का, जनता का विश्वास ये था, उत्तराखंड के स्थानीय जनता का विश्वास ये था कि ये लोग हमारा हित करेंगे। दूसरी बार भी बागडोर इनके हाथ में थी, लेकिन कहीं भी लगता नहीं है किसी भी प्रकार से कि इनके पास कोई ठोस मुद्दा ऐसा है अब जो 2024 में जनता इनको स्वीकार करे या किसी और दल को स्वीकार करे। हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी हारेगी या कांग्रेस जीतेगी। हम एक दल होने के नाते, उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल का सदस्य होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि अब इनके पास मुद्दे नहीं है। जो पुराने मुद्दे थे उनको ये सॉल्व कर नहीं पाए, तो अब उन पुराने मुद्दों पे ही, और जो पुराना बजट था वो भी इन्होंने पूर्ण रूप से विकास में कहीं यूटिलाइज किया नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर के है, तो स्मार्ट सिटी तो भगवान मालिक का, स्मार्ट सिटी का तो सारी तस्वीरें हैं, पिक्चर सामने है। संजीव जी कांग्रेस पार्टी नहीं है, यूकेडी है, यूकेडी है ये। अनिल थपलियाल जी, एक सेकेंड, अनिल थपलियाल जी, वेट अ मिनट। संजीव जी, पहली बात तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं, यूकेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे। मैं वापस आऊंगी आपके पास, और संगीता जी अपनी बात को पूरा करिएगा फटाफट, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार जी आपका रुख करते हूँ मैं। अनम्यूट कीजिएगा संगीता जी। यशी जी, देखिए, चाहे उत्तराखंड में पलायन का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, एक स्थायी राजधानी, इन सभी जगह भाजपा की डबल इंजन सरकार फेल रही। जबकि जनता को उम्मीदें थी कि डबल इंजन सरकार है तो हमें एक स्थायी राजधानी भी मिलेगी, पलायन भी रुकेगा, रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जनता ने ये जो बुनियादी मुद्दे हैं और इसको लेकर के सरकार फेल रही है, तो और अभी संजीव भाई इन सबको अनर्गल मुद्दे बता रहे हैं। तो देखिए, इनके लिए तो केवल आपस में लड़वाना और खनन माफिया, भू माफिया, इनके लिए काम करना, यही असल मुद्दे होंगे। लेकिन जनता के लिए जो मुद्दे हैं वो उनके लिए उनकी आम जरूरत है, जो वो आज महंगाई भी झेल रही है। तो देखिए, आज 2024 का जब चुनाव होगा यशी जी, तो जो युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, उन सबको लेकर के होगा। और 9 सालों में डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया है वो सब देखे जाएंगे। इनके सांसद आज कहाँ नदारत, तो देखिए जनता सारे सवाल पूछेगी। तो 2024 का चुनाव होगा, इन मुद्दों पर अब नहीं देखेंगे। ऑल वेदर रोड टूट जाती है, सर्दी में टूट जाती है। कमियां आपकी, आपका घोटाला है सरकार की 9 साल की हमारी ऑल वेदर रोड बनने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी।
एक एक करके बात करें प्लीज, एक एक करके बात करें। अरुण शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लूंगी इस पर। क्या जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे क्या आपको लगता है कि मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं जनता जो है बहुत ज्यादा सजग हो गई है और अपने मुद्दे चुनने के लिए भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। अब ये विभाजन विभीषिका से मुझे लगता है काम नहीं चलने वाला है। देखिए यशी जी, उत्तराखंड की जनता वैसे ही बहुत जागरूक है। ये 5 साल चुपचाप रहती है और जब चुनाव आता है तो खेल कर जाती है। जिस नेता को ये लगता है कि जनता उसके कब्जे में है, कहीं ना कहीं वो कब्जे में नहीं होती, लेकिन वो मौके पे उसका जवाब देती है। और तमाम उदाहरण है लोकसभा चुनाव के, विधानसभा चुनाव के, जब किसी पार्टी के पक्ष में लहर सी लगी लेकिन हालात जब रिजल्ट आए तो हालात बदले हुए थे। देखिए ये निश्चित तौर पर ये तो मानना पड़ेगा कि पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, ये बड़े मुद्दे तो हैं और जगह जगह के हिसाब से ये मुद्दे बदल जाते हैं। अब किसी जगह पे स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा हो सकता है, किसी जगह पे सड़क बड़ा मुद्दा हो सकता है, किसी जगह पे पानी बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो ये देखिए जगह जगह के हिसाब से मुद्दे बदल, लेकिन एक कॉमन फैक्टर तो है कि पलायन हुआ है। आपने पलायन आयोग बनाया, पलायन आयोग ने क्या काम किया? संजीव भाई कह रहे थे कि होम स्टे के रूप में गवर्नमेंट ने एक योजना दी बेरोजगारों के लिए कि जिससे वो अपने स्वरोजगार अपना सके। तो देखिए जब सड़कें बंद होंगी तो होम स्टे में कौन जाएगा? तमाम पूरे पहाड़ आज बंद है, तमाम सड़कें बंद है, क्योंकि इस बार बरसात भी ज्यादा हुई है। पिछले लगभग 10 साल बाद इतनी बरसात हुई है। तो केवल उत्तराखंड नहीं, जहां जहां वो पानी उत्तराखंड से बह के गया वहां तबाही मची है। तो अब उत्तराखंड में तो कम से कम इतना है ना कि ऋषिकेश से पानी निकल जाता है नीचे, लेकिन हमारे यहाँ रायवाला के बाद हरिद्वार, रुड़की और उसके बाद क्या हालात होते होंगे, ये सब लोग, तमाम लोग, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, समाचारों से जुड़े रहते हैं, तो इनको सबको पता होगा कि क्या स्थिति है आजकल हो रही है। तमाम जगह हालात अच्छे नहीं है और हमारे यहाँ इसलिए है कि हमारे यहाँ क्योंकि पहाड़ कच्चे हैं और जब ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी धंस जाती है और पहाड़ टूट जाते हैं और उस वजह से लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए विपक्ष तो नए नए मुद्दों को तलाश करेगा ही करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी मुस्तैदी से उन मुद्दों को हल करती है या उन मुद्दों का समाधान जनता को देती है, इस पर बहुत कुछ भविष्य निर्भर करेगा आने वाले दिनों में। अब देखिए एक दिक्कत और है, अब जैसे हम लोग पैनल में जब बैठते थे पहले तो आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी, सब अलग अलग बोलते थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भी कोसती थी, बीजेपी भी को। अब क्या है, सुर मिल गए हैं, तो अब इनको डबल अटैक झेलना पड़ेगा उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी का भी झेलना पड़ेगा और कांग्रेस का भी झेलना पड़ेगा, और देश में तो तमाम चीजें होंगी। अच्छा अब देखिए यूकेडी तो बीजेपी की उतनी विरोधी है जितनी कांग्रेस की। आज थपलाल जी नहीं है, थपलाल जी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कांग्रेस के प्रति, लेकिन अनिल भाई हैं। अब अनिल भाई नए नए नेता बने हैं। अनिल जी बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। अब नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है। खैर ये भी मीडिया के लाइन के आदमी है ना पुराने, इसलिए है ये। तो देखिए ये तमाम चीजें हैं। नमस्कार। तो ये तमाम चीजें हैं और आने वाले दिनों में देखिए घमासान तेज होगा। बिल्कुल अरुण जी देखिए अब ये देखना होगा कि ये पदयात्रा जो है वो कितना असर दिखाती है, या ये विभाजन विभीषिका दिवस या अन्य जो भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है ये कितना असर करती है, देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे एक और यात्रा निकालने जा रही है जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका दिवस मनाना चाहती है, साथ ही साथ अन्य योजनाएं जो है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए भी बीजेपी की कवायद तेज है।
देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।